हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के राजन सीरीज का लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न का ये दूसरा क्लास है। कल हमने लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्लास पढ़ा था। आज ये लघुत्तरीय प्रश्न का दूसरे क्लास के साथ हमारा राजन सीरीज पूरा हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 25 है। वियोग श्रृंगार का कोई एक उदाहरण दीजिए। ये 2018 में पूछा हुआ है। तो इसका उत्तर है वियोग श्रृंगार का उदाहरण। पढ़ते हैं। गोपी गवाल गाय गो सुत सब अति ही दिन विचारे सूरदास प्रभु बिनु यों देखियत चंद बिना ज्यों तारे। ये हो जाएगा वियोग श्रृंगार का उदाहरण। प्रश्न संख्या 26 है। करुण रस का कोई एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है करुण रस का उदाहरण। शोक बिकल सब सोवही रानी रूप सीतुबल तेलु बखानी। दूसरा लाइन है करही विलाप अनेक प्रकारा परही भूति भूमितल बाराही बारा। ये करुण रस का एग्जाम्पल है। इसका कोई उपाय नहीं है, ये रटना पड़ेगा और जैसे पूछ देगा तो आपको लिखना पड़ेगा। और जो आप संस्कृत वीक है आपका, तो आपको ये रट लीजिएगा, हो जाएगा। रट लीजिएगा और जो पूछेगा तो वहाँ लिख दीजिएगा। प्रश्न 27 है। कारक किसे कहते हैं? अपदान कारक को सोदाहरण संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अपदान कारक पूछा है। उत्तर है क्रियान्वयन क्रियान्वित्व वित्वम। क्या लिखा है? क्रियान्वित्वम कारकत्वम। इसका अर्थ लिखा है अर्थात क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 मानी गई है। संबंध एवं संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। और अपदान कारक के बारे में पूछा था ना, तो अपदान कारक क्या है? संज्ञा के जिस रूप से पृथक होने का भाव प्रकट हो उसे अपदान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, अपदान इसका कारक चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में। तो जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, तो यहाँ से आया है ना, तो वृक्ष से पत्ता गिरा तो अलग ही तो हुआ है पत्ता, तो यहाँ पे अपदान कारक होगा। प्रश्न संख्या 28 है। वाक्य में प्रश्न सूचक एवं विस्मय सूचक चिन्ह कब प्रयोग किए जाते हैं? सोदाहरण स्पष्ट करें। उत्तर प्रश्नवाचक चिन्ह। उक्त चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगता है। जैसे क्या सरकार महंगाई को रोकने में सफल हो सकेगी? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। या भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु देश में कौन आगे आएगा? ये यहाँ भी प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। दूसरा है क्या पूछा था? विस्मयादिबोधक। यह चिन्ह उस वाक्य के अंत में लगता है जिस वाक्य में विस्मय के भाव होते हैं। जैसे भारत की क्रिकेट टीम इंग्लैंड की टीम के मुकाबले श्रृंखला में हार गई, यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा। ऐसी आशा नहीं थी। प्रश्न संख्या 29 है। 2022 में पूछा है ये। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए। 2022 में पूछा है। उत्तर है मूल्यांकन की सहायता से अध्यापक बच्चों की रुचियों, योग्यता, क्षमताओं, व्यक्तित्व, सामर्थ्य, कमियों को पहचान कर उनका उचित मार्गदर्शन करते हैं। मूल्यांकन शिक्षा के सुधार तथा गुणवत्ता उन्नयन में सहायक होता है। मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मूल्यांकन से शिक्षा शास्त्री, प्रशासन, अध्यापक, छात्र तथा अभिभावक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति सीमा को जान सकते हैं। मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है तथा छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है। अध्यापक को अपनी कमी ज्ञात हो जाती है जिससे वह अपने शिक्षण को अधिक सुसंगठित बनाता है। ये सब मूल्यांकन करने से ही पता चलता है।
प्रश्न संख्या 30 है, दीपावली पर्व पर 8 पंक्तियां लिखिए। उत्तर है, दीपावली को दीपों का त्योहार या दीपोत्सव कहा जाता है। दूसरा है, दीपावली भारत का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा त्योहार है। तीसरा, यह त्योहार भगवान राम की याद में मनाया जाता है, जो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। चौथा है, इस अवसर पर हिंदू अनुयायी मिट्टी के दीपक जलाते हैं और घरों को रंगोली से सजाते हैं। पांचवा है, बच्चे बूढ़े और जवान सभी इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। छठवां पॉइंट है, इस दिन हिंदू अपने दोस्तों और पड़ोसियों को मिठाइयाँ और उपहार देते हैं। सातवां, बच्चे इस त्योहार पर पटाखे जलाकर खुश होते हैं। आठवां है, दीपावली का त्यौहार सांस्कृतिक और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 31 है, लेखन में सुलेख का महत्व बताइए। ये भी 2022 में पूछा हुआ है। उत्तर, लेखन में सुलेख का महत्व। पीडी पटनायक के शब्दों में, निसंदेश ही लेखन में सुलेख का उतना महत्व है जितना भाषण में सुउच्चारण का। सुलेख यदि शुद्ध नहीं होता तो भाषा ज्ञान की स्थिति भी अधूरी कही जाएगी। लिखित कार्य शुद्ध लेखन का इसलिए महत्व है। प्रश्न संख्या 32 है, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? अति लघु उत्तरी में भी आया था, सेकेंड सेमेस्टर में भी ये था, फिर थर्ड सेमेस्टर में भी आ गया। उपसर्ग को मूल शब्द से पूर्व जोड़ा जाता है। जैसे मूल शब्द लक्षण, इसमें अभी उपसर्ग जोड़ने पे, जैसे मूल शब्द लक्षण है, इसमें अभी उपसर्ग जोड़ने पे अभिधन लक्षण अभिलक्षण शब्द बनता है। प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे मित्रता में ता लगाने, ता तथा पहलवान में वान लगा हुआ है। जैसे मित्रता में मित्र धन ता मित्रता, वैसे पहलवान में पहल धन मान पहलवान, इसमें वान प्रत्यय लगा है। प्रश्न संख्या 33 है, आरंभिक स्तर पर बच्चों में पठन क्षमता कैसे विकसित की जा सकती है? सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में पठन क्षमता को विकसित करने हेतु निम्नलिखित विधियां प्रयोग की जा सकती हैं। पहला है देखो और कहो विधि। इस विधि में सबसे पहले अथवा संबंधित वस्तु का चित्र दिखाकर शब्द का ज्ञान दिया जाता है। चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है तथा चित्र का ज्ञान होने से बालक सरलता से समझ लेते हैं। यह पद्धति अत्यधिक आधुनिक तथा वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें सरल से कठिन की ओर जाते हैं। शब्दों द्वारा वर्ण पहचान होने से वाचन शिक्षण अत्यंत सरल हो जाता है। दूसरा है अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि के अंतर्गत बच्चों को क्रमानुसार वर्णों का परिचय दिया जाता है। पहले उनको स्वरों का उच्चारण कराना सिखाया जाता है, तत्पश्चात व्यंजनों का। जब बच्चे वर्णों को पहचान जाते हैं, तब उन्हें मात्रा शब्द पढ़ना भी सिखाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत वर्णों का ज्ञान कराते समय शब्दों के चित्र भी दिखाए जाते हैं। जैसे अ से अनार, ई से इमली, क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला आदि। चित्र दिखाने से बच्चों के मन में पठन के प्रति रुचि जागृत होती है। यदि शिक्षक चित्र एवं फ्लैश कार्ड का प्रयोग करता है तो यह शिक्षण विधि अत्यधिक रोचक बन जाती है। इस विधि की प्रमुख विशेषता यह है कि बच्चे रंग बिरंगे चित्र देखकर सहज रूप से अध्ययन में रुचि लेने लगते हैं। तीसरा है कविता विधि। बच्चे कविता या गीत को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। शिक्षक कक्षा में कविता का गायन शैली में वाचन कर सकता है, फिर बच्चों को भी अनुसरण करने हेतु कह सकता है। इस विधि को अपनाने में बच्चे शीघ्र ही कविता को याद कर लेते हैं। इसके साथ साथ यदि चार्ट अथवा चित्र का प्रयोग किया जाए तो बच्चे शब्दों अथवा वर्णों को भी पहचानने लगेंगे और पठन अथवा वाचन में अभ्यस्त हो जाएंगे। चौथा है कहानी विधि। कहानी सुनने में बच्चों की बड़ी रुचि होती है, अतः शिक्षक को इस विधि को अपनाने
अपनाते हुए चार्ट या चित्रों के द्वारा छोटे छोटे वाक्यों में बच्चों को कहानी सुनानी चाहिए। इसके साथ साथ चित्र के नीचे लिखे हुए वाक्यों को पहले शिक्षक स्वयं पढ़ेगा, बाद में बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। इस विधि में बच्चे वर्णों एवं शब्दों को पहचानने लगेंगे। इससे पठन विधि अत्यधिक रोचक हो जाएगी तथा बच्चे सहज एवं स्वाभाविक रूप से पढ़ना सीख जाएंगे। धीरे धीरे वे स्वयं भी वाचन करने में अभ्यस्त हो जाएंगे। प्रश्न संख्या, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, बस पढ़ते जाइए, आप खुद समझ में आता जाएगा। तो क्यों टाइम खराब करना, आप बस सुनते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, योग रूढ़ शब्द जब कोई शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है जो दो शब्दों के मेल से बना हो तथा समान अर्थ प्रकट न करें बल्कि विशेष अर्थ प्रकट करने लगें तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, अनौपचारिक भाषा से क्या तात्पर्य है? उत्तर, अनौपचारिक भाषा वह भाषा होती है जिसके पीछे कोई औपचारिक या नैतिक बाध्यता न होकर प्रयोजनात्मक बाध्यता होती है। व्यक्ति अपने हृदय के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के उद्देश्य से इसका उपयोग करता है। प्रश्न संख्या 36 है, औपचारिक भाषा से क्या तात्पर्य है? उत्तर, औपचारिक भाषा से तात्पर्य उस भाषा से होता है जो वक्ता द्वारा औपचारिकतावश बोली या लिखी जाती है। इसके पीछे औपचारिक बाध्यता या नैतिक बल होता है, अर्थात यह किन्हीं निश्चित परिस्थितियों में बधी होती है। प्रश्न संख्या 37 है, औपचारिक एवं अनौपचारिक कथनों में अंतर बताइए। उत्तर, औपचारिक तथा अनौपचारिक कथन में अंतर, एक तरफ है औपचारिक कथन, दूसरी तरफ है अनौपचारिक कथन। औपचारिक कथन में पहला है इसका संबंध भावनाओं से होता है। अनौपचारिक कथन में पहला है यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। औपचारिक में पहला है यह इच्छा न होने पर भी बोले जाते हैं। अनौपचारिक में दूसरा है यह स्वेच्छापूर्वक ही बोले जाते हैं। औपचारिक में तीसरा है यह शब्द शिष्टाचार से प्रेरित होते हैं, जबकि अनौपचारिक में है यह यथार्थ से प्रेरित होते हैं। औपचारिक में चौथा है यह कथन संक्षिप्त तथा निश्चित होते हैं, जबकि यह कथन अनिश्चित होते हैं। अनौपचारिक में पांचवा है यह कथन परिस्थिति की सीमा में बंधे होते हैं, जबकि अनौपचारिक में पांचवा है यह कथन परिस्थिति से मुक्त होते हैं। और अनौपचारिक में है छठवां, औपचारिक में है ऊपर देख लेते हैं क्या है, औपचारिक है छठवां। औपचारिक में इनके पीछे नैतिक व्यवस्था होती है और अनौपचारिक में यह यथार्थ पर आधारित होते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्री की उपयोगिता क्या है? TLM भी बोलते हैं इसको, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। उत्तर, भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्री की उपयोगिता यह है कि इसके माध्यम से बच्चे अच्छी तरह शिक्षण कार्य कर पाते हैं। वह चित्रों को देखकर और सुनकर पहचान लेते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, क्रिया किसे कहते हैं? इसके दो उदाहरण लिखिए। ये 2018 में पूछा हुआ है। ये इसके पहले वाला भी 2018 में पूछा था। इसका उत्तर है वे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना या कारण पाया जाए वह क्रिया कहलाती है। जैसे कारण नहीं, जिससे किसी क्रिया किसे कहते हैं, तो वे शब्द जिसके किसी कार्य का होना या करना पाया जाए वह क्रिया कहलाती है। जैसे वह आदमी है, वह पाठ पढ़ती है शब्द में होने का बोध होता है, पढ़ती है शब्द से पढ़ने का बोध होता है। पहले में वह आदमी है, इसमें होने का बोध हो रहा है, और दूसरे में वह पाठ पढ़ती है, इसमें पढ़ने का बोध होता है। अतः वे शब्द क्रिया शब्द है। धातु है, क्या है ये? धातु के बारे में देखते हैं क्या लिखा है।
धातु। क्रिया के रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ती है क्रिया शब्द है, इसका मूल रूप पठ धातु है। पठ पढ़ना ही धातु है। कुछ क्रियाओं और उसके धातु रूपों को की सूची दी जा रही है। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पठ है, पठ धातु में ना जोड़ने पे पठना हो जाएगा, सामान्य रूप बनता है, तो इसका सामान्य रूप बन जाएगा। जैसे जो भी धातु होगा ना क्रिया का, उसमें जब ना जोड़ेंगे तो सामान्य रूप में बदल जाएगा, यही बोल रहा है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ भी है बहुत अच्छे से, क्रिया है सामान्य रूप है, फिर धातु है। तो क्रिया में है चलता है, तो सामान्य रूप इसका हो जाएगा चलना, और धातु रूप इसका हो जाएगा चल। चल में ना जोड़े हैं तो सामान्य रूप बन गया है, और ये क्रिया दिखाया है कि चलता है। दूसरा है लिखेगा, इसका सामान्य रूप हो गया लिखना, इसका धातु हो गया लिख। तीसरा है कह रहा है इसका सामान्य रूप होगा कहना, और इसका धातु होगा कथम। चौथा है करता है, इसका सामान्य रूप होगा करना, और ये धातु है क्रिय। पांचवा है हंसता है, इसका सामान्य रूप होगा हंसना, और इसका धातु होगा हंस। छठवां है जाएगा, इसका सामान्य रूप होगा जाना, और इसका गम है, इसका धातु रूप है गम। धातु रूप वे मूल रूप हैं जिनको संस्कृत भाषा में ढूंढना पड़ता है। यदि क्रिया शब्द संस्कृत भाषा से आया है। प्रश्न संख्या 40 है, हास्य रस का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, हास्य रस का उदाहरण क्या है? उदाहरण, जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुलाही, देखी दशा हर गुनी मुस्काही। ये एग्जाम्पल हो जाएगा हास्य रस का। प्रश्न संख्या 41 है, भक्ति और वात्सल्य रस में क्या अंतर है? कोई एक उदाहरण लिखिए। उत्तर है, भक्ति और वात्सल्य रस का अंतर, भक्ति रस में परमात्मा विषयक प्रेम विभाव आदि से परिपुष्ट होकर रस निष्पत्ति करता है, जबकि वात्सल्य रस में पुत्र बालक शिष्य अनुज आदि के प्रति स्नेह विभाव आदि से परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस की निष्पत्ति करता है। निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। इसमें मैं बोल रहा है कि भक्ति रस वो है जो आप परमात्मा के विषय में बात करते हैं, प्रभु के विषय में, भगवान के विषय में जब बात होगा, उनसे जुड़ने की बात होगा, तो वहाँ पे भक्ति रस होगा। और जो आप पुत्र के प्रति प्रेम दिखाया जाएगा, स्नेह दिखाया जाएगा, अपने शिष्य के प्रति दिखाया जाएगा, अपने बच्चे के प्रति दिखाया जाएगा, बेटे के प्रति दिखाया जाएगा, वहाँ पे वात्सल्य रस होगा। तो एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। भक्ति रस का एग्जाम्पल है, अंशुअन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी होसो होई। यह ये भक्ति रस है। वात्सल्य रस का है, बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, आचरा तर लौ ढाकी सुर, प्रभु को दूध पिलावती। यहाँ पे अपने बालक के बारे में प्रेम दिखाया गया, इसलिए यहाँ वात्सल्य रस है। प्रश्न संख्या 42 है, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्द में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। कोई एक राष्ट्रीय पर्व के बारे में लिखना है। ये 2018-19 में पूछा गया है, और इसी का अथवा है, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्तियां लिखिए। बात वही है, ये 2022 में पूछा गया है। इन 2018, 19 और 22 में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी एक राष्ट्रीय पर्व पे निबंध तैयार कर लीजिएगा। आइए देखते हैं किसके बारे में बात किया है यहाँ पे। हमारे देश में अत्यंत कठिन संघर्ष कर एक लंबी पीड़ा झेलने के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की। निसंदेह हमें इस दिन को उल्लास सहित मनाने का अधिकार है। 15 अगस्त हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। यह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम अभी यह न भूलें कि हमारा कर्तव्य अब सिर्फ झंडे फहराना और
राष्ट्रगीत गाना ही नहीं रह गया है। हमें अभी अनेक बंधनों से स्वतंत्र होना है और इसके लिए लंबी संघर्ष करते हुए देश की प्रगति के सोपानों पर आगे बढ़ाते जाना है। प्रश्न संख्या 43 है, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? दो उदाहरण भी लिखिए। 2018 में पूछा है। उत्तर, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है। उदाहरण है, तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ प्रश्न पूछा गया है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है, क्या तुम कॉलेज नहीं जाओगे? यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसका प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ये दो उदाहरण हो गया। प्रश्न संख्या 44 है, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? दो उदाहरण भी लिखिए। उत्तर, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग विशेष सूचक बात कहने पर करते हैं। इसका उदाहरण है, पहला है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ सम्मान मिला। दूसरा है, तुलसी की भाषा अवधि है। यहाँ पे हो जाएगा कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग। तो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग क्या हुआ है यहाँ पे? जैसे अज्ञेय है, प्रयोगवादी कवि है, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना है कि ये क्या है, तो उनको कोष्ठक में लिख दिया जाता है। तो ये यूज हो गया। तुलसीदास की भाषा अवधि, पूर्व हिंदी की बोली, ये भी कोष्ठक चिन्ह में लिख दिए हैं। उनकी थोड़ा सा जानकारी देते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं, या किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं, या वो क्या है, उनकी उपाधि क्या है, किसी, ये सब कोष्ठक में लिखते हैं। ये उसका यूज हो गया है, एग्जाम्पल है। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। यहाँ पे यूज नहीं है लेकिन आपको करना है। तो सेंटेंस क्या है? सुकरात ने कहा कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और यह नहीं जानता है कि मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। लास्ट में बस पूर्ण विराम है। तो इसका उत्तर देखिए, सुकरात ने कहा कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है। तो यहाँ पे थोड़े समय के लिए रुकेंगे। यहाँ पे जहाँ खत्म हुआ है ना, सुकरात ने कहा कि जो मनुष्य मूर्ख है, और यहाँ पे भी हम लगा सकते थे, यहाँ और नहीं रहता तब यहाँ हम कॉमा लगा सकते, लेकिन ऑलरेडी और है तो वहाँ कॉमा नहीं लगेगा। कॉमा और एक साथ नहीं आते हैं। तो और जानता है कि वह मूर्ख है, इसके बाद कॉमा यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे फिर वह ज्ञानी है, तो अब अलग अलग विशेषताएं हैं उनमें, तो वह ज्ञानी है, फिर इसके बाद कॉमा लगेगा। पर जो मूर्ख है और आ गया है तो यहाँ कॉमा नहीं लगेगा, और यह नहीं जानता है कि वह मूर्ख है, तो फिर यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे वह सबसे बड़ा मूर्ख है, तो लास्ट में पूर्ण विराम लगेगा, क्योंकि सेंटेंस खत्म हो गया है, वाक्य खत्म हो गया है। जहाँ और है वहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे, जहाँ और नहीं है वहाँ कॉमा लगाएंगे, लास्ट में पूर्ण विराम लगा देंगे। प्रश्न के 46, दीर्घ स्वर को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से लगभग दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। प्रश्न के 47 है, कहानी शिक्षण का उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। ये 2017 में पूछा हुआ है। उत्तर, कहानी शिक्षण की उपयोगिता, कहानी कहलाने से विद्यार्थी का संकोच दूर होता है, उनकी कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है, वह बच्चे पठन क्रिया में रुचि लेते हैं। ये आदि उपयोगिता है कहानी शिक्षण की, ये सभी उपयोगिता है। प्रश्न संख्या 48 है, निबंध से क्या अभिप्राय है? उत्तर, विचारों को सुव्यवस्थित कर क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने वाली गद्य रचना निबंध कहलाती है। प्रश्न संख्या 49 है, गद्य और पद्य में अंतर लिखिए। उत्तर, ये 2017 में पूछा हुआ है। गद्य और पद्य में अंतर, एक तरफ गद्य है दूसरी तरफ पद्य है। गद्य में है, गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है। पहला इसमें है, पद के नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। दूसरा है, गद्य में
लय की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि पद में गति एवं लय की विशेष भूमिका होती है। तीसरा है गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं है, जबकि इसमें तीसरा है पद की रचना छंदबद्ध अथवा छंद युक्त होती है। प्रश्न संख्या 50 है, लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? 2017 में पूछा है ये। उत्तर है लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की दूरी 12 इंच होनी चाहिए, लगभग 12 इंच होनी चाहिए। ये तो अति लघुत्तरी का क्वेश्चन है, लघुत्तरी में दे दिया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 51, किसी 4 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित समझाइए। ये 2017, 2019, 2022 में पूछा हुआ है। उत्तर विराम चिन्ह के भेद। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है। दूसरा है परिश्रम की सफलता की कुंजी है, यहाँ भी वाक्य पूरा हुआ है तो यहाँ इसके अंत में पूर्ण विराम लगा है। दूसरा है अर्धविराम। वाक्य में छोटा विराम अर्धविराम कहलाता है। इसको एक बिंदी ऊपर रहता है, नीचे कॉमा लगाते हैं, इसको अर्धविराम कहते हैं, कॉमा लगाते हैं। जैसे मैं आपका काम कर दूंगा, आप निश्चित रहें, यहाँ पे अर्धविराम का यूज है। तीसरा है अल्प विराम। अल्प विराम को कॉमा बोलते हैं। किसी वाक्य में जब कुछ रुकना होता है तो अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ा है, इसलिए यहाँ अल्प विराम लगा है। वह रोज आता है, फिर यहाँ रुकना है तो कॉमा लगा है, अल्प विराम लगा है। काम करता है और चला जाता है। तीसरा है अच्छा अब फिर मिलेंगे, अच्छा के बाद अल्प विराम। और उसके अगला है चौथा, तुम्हें जो करना है कर लो। करना है के बाद थोड़ा सा रुकने के लिए यहाँ भी अल्प विराम लगा है। चौथा है चारी पूछा था, चारी के बारे में बताना था। चौथा है विस्मयादिबोधक। यह चिन्ह उस समय वाक्य के अंत में लगता है जिस वाक्य में विस्मय के भाव होते हैं। जैसे विस्मय मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य के भाव होते हैं। वाह ताजमहल कितना सुंदर है, वाह के बाद लग गया अरे तुमने यह क्या कर दिया, तो यहाँ अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। छी छी तुम कितने गंदे हो, यहाँ पे भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 52 है, समासिक पद किसे कहते हैं? उत्तर जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है तो उसे समासिक पद कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, इसको समासिक पद कहते हैं। ये समास में जो ये समास है, यहाँ पे ये समासिक पद है और इनका समास विग्रह किया जाता है तो उनको डिटेल में लिखा जाता है, तो इसे यहाँ पे और आ जाता है। चाय और नाश्ता, रोजी और रोटी, पढ़ाई और लिखाई, तो और जब जुड़ जाएगा तो उसको समास विग्रह बोलते हैं, ये समासिक पद होते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? किन्हीं 2 कौशलों के उद्देश्य लिखिए। 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल है, श्रवण, उच्चारण, पठन, वाचन, अभिव्यक्ति। ये पठन को ही वाचन बोलते हैं, कोष्टक में दिया है, तो अभिव्यक्ति। यानी 4 कौन कौन से हैं? श्रवण, उच्चारण, पठन और अभिव्यक्ति। तो पठन के उद्देश्य हैं, पठन या वाचन के उद्देश्य देखते हैं। पहला है पठन की गति में तीव्रता लाना। दूसरा बोध की गति में वृद्धि करना। तीसरा तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का विकास करना। चौथा पाठ में किए गए अंश को समझने की क्षमता उत्पन्न करना। अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या है? पहला है विद्यार्थियों में शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि। दूसरा विद्यार्थियों में विषयानुकूल भाषा शैली तथा विचारों का ज्ञान, सुंदर, स्पष्ट तथा सुडौल अक्षर लिखने में निपुणता। तीसरा है बौद्धिक तथा सामाजिक विकास में सहयोगी। प्रश्न संख्या 54 है, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं?
उत्तर, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रा से पाठ पढ़वाते हैं, यहाँ पे अध्यापक काम खुद न करके छात्रा से करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा है, मोहित ने दर्जी से कुर्ता सिलवाया। मोहित ने भी अपना काम किससे करवाया? दर्जी से करवाया, इसलिए यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रश्न संख्या 55, भाषा शिक्षण में मौन वाचक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर, भाषा शिक्षण में मौन वाचन का महत्व। पहला है, मौन पठन करने से पठन की गति में तीव्रता आ जाती है। दूसरा, तत्व को स्मरण करने की क्षमता का विकास होता है। तीसरा, विद्यार्थियों के शब्द तथा सुक्ति भंडार में वृद्धि होती है। चौथा, कक्षा में विद्यार्थियों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना है। पांचवा, विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने की तीव्र गति से मौन पठन करने से हो जाती है। छठवां, कक्षा में शोर नहीं होता है। मौन वाचन करने से कक्षा में शोर भी तो नहीं होगा। तो सातवां है, छात्रों को थकान कम होती है। इसलिए भाषा शिक्षण में मौन वाचन का महत्व है। प्रश्न 56 है, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य, पहला है, ये 2019 में पूछा हुआ है। पहला है, मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चों के मनोभावों को समझना। दूसरा, विद्यार्थियों के मस्तिष्क में शब्द भंडार की वृद्धि करना। तीसरा, विद्यार्थियों में शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि। चौथा, बच्चों में मौखिक वाचन के प्रति उत्साह का संचार। पांचवा, बौद्धिक तथा मानसिक विकास में सहयोगी। प्रश्न संख्या 57 है, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अर्थ के दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे कहलाते हैं जिनका वाच्यार्थ एक ही होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, स्थानों के नाम आदि इसी श्रेणी के शब्द हैं, जैसे जनवरी, हिंदी, आगरा, नरेंद्र मोदी आदि। ये एकार्थी शब्द हैं, इनके एक ही अर्थ होते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। वे शब्द प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ देते हैं, जैसे तारा, आंखों की पुतली और नक्षत्र। एक तो तारा होता है जो नक्षत्र में होता है, जो अंतरिक्ष में होता है, उसको भी तारा बोलते हैं। और एक बोलते हैं आंखों का पुतली, जो बहुत प्यारा होता है, उसको बोलते हैं ये आंखों का तारा। आंखों की पुतली को भी उसको तारा बोलते हैं। उपचार, जैसे उपचार है, उपाय, सेवा, इलाज, ये सब अर्थ हैं उपचार के। जैसे कल है, कल का अर्थ होता है शोर, मशीन, सुंदर, पिछला, पिछला दिन, अगला दिन, ये सब कल के अर्थ हैं। तो इसलिए ये अनेकार्थक शब्द, इन सबों को अनेकार्थक शब्द बोलते हैं, तारा, उपचार और कल को। तीसरा है समरूपी या भिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्द इतने मिलते जुलते हैं कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान लेते हैं, जबकि उनका अर्थ एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होता है। जैसे अति, अति का अर्थ होता है बहुत, इति का होता है समाप्त। अचर, अचर मतलब जड़, अचिर मतलब शीघ्र। इनके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन लोग इसको समझ एक ही समझ लेते हैं। तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं ये। अंश मतलब भाग होता है, एक और सिपाही वाला स होगा, ये कंधा, अंश मतलब कंधा होता है। चौथा है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जल, जैसे जल के पर्यायवाची क्या है? नीर, वारी, पानी। इसका मतलब नीर का भी अर्थ होता है पानी, वारी का भी अर्थ होता है पानी, और पानी का भी अर्थ नीर का भी अर्थ होता है जल, वारी का अर्थ होता है जल, और पानी का भी अर्थ होता है जल। सबका अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है, इसको पर्यायवाची कहा जाता है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है अमृत। घोड़ा, बाजी, है, सैंधव, तुरंग, इन सबका अर्थ होता है अमृत। तो ये भी समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहे जाएंगे। तीसरा है आंख। आंख का पर्यायवाची क्या है? नेत्र, नयन, दृग, चक्षु, विलोचन।
कमल है, कमल का पर्यायवाची सरोज, जलज, पद्म, अंबुज, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। पांचवा है, 5 भेद थे जिसमें पांचवा है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। कुछ शब्दों के युग ऐसे होते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं, ये विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहे जाते हैं। जैसे सुख दुख, ये टोटली एक दूसरे से भिन्न है, इसको विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। अमृत विष, जड़ चेतन, सम्मान अपमान, आयात निर्यात, ये सब विलोम शब्द है। तो इसी वीडियो के साथ आज का ये हिंदी के राजन सीरीज का लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होता है। इसी के साथ राजन सीरीज भी पूरा होता है। और कैसा लगा कि ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।